डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे, यहाँ पर पार्टनरशिप पूरी क्या हो रही है, फर्म डिसॉल्व, पूरी पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व, खत्म हो रही है। हम सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को वाइंड अप कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम महान गर्वित के लिए रिपीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये वाले एसेट्स यानी बैलेंस शीट में अगर मेरे पास बैलेंस शीट है, अगर मेरे पास बैलेंस शीट है, यहाँ एसेट्स हैं, यहाँ लायबिलिटीज हैं और यहाँ मुझे क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट्स कौन, यहाँ वाले सारे एसेट्स यहाँ ट्रांसफर होते हैं, कौन से ट्रांसफर, एसेट्स नहीं होते, कैश और बैंक नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। वो कह रहे हैं यार ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा, ना पीएल का डेबिट बैलेंस होगा, ना डेफर्ड रेवेन्यू, कोई भी फिक्टिशियस अकाउंट नहीं होगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या पीएल समथिंग। अगर प्रोविजन है, यहाँ पर डेटर है, गर्वित यहाँ पर डेटर है 7 लाख और यहाँ प्रोविजन बना रखी है 70,000, तो 7 में से 70 गए 6,30,000। तू यहाँ पर कितना ट्रांसफर करेगा, पूरा 7 लाख। प्रोविजन ट्रांसफर यहाँ पर नहीं करेगा, प्रोविजन क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेगा, प्रोविजन यहाँ ट्रांसफर करेगा 70,000, डन। और यहाँ कितना करेगा, डेटर 7 लाख। समझ आ गया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा तो हम क्या कहते हैं कि एसेट्स ऑटोमेटिकली, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमारे टैंजिबल एसेट्स ऑटोमेटिकली सेटल हो जाते हैं एट द बुक वैल्यू। तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर 7 लाख सेटल कर दूंगी कि मेरे को 7 लाख मिल गए हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि 7 लाख डेटर्स थे, प्रोविजन 70,000 है, तुम्हें ना 6,20,000 मिले हैं, तुम्हें 5,20,000 मिले हैं, तुम्हें 4,20,000 मिले हैं। भाई जितने मिले हो ना उतने यहाँ पर लिख लो, 4,20,000। मैम इस प्रोविजन का क्या करें, इस प्रोविजन को तुमने करना क्या है, वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा यार। देखो ना 7 लाख का डेटर था, 4,20,000 मिले हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेटल होके फिर तुम्हारा लॉस आएगा ना। समझ आया। जब डिसोल्यूशन करते हैं, हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो प्रोविजन का कोई भी रोल नहीं होता, जितना हमें मिल रहा है हम उतना ले लेंगे। डन। आपको समझ आ गया गर्वित, समझ आया। ये समझ आया कि प्रोविजन को डाउटफुल डेट ट्रांसफर यहाँ होगा, यहाँ होगा और डेटर ये वाला पॉइंट हो जाएगा। मेरे किस तरह समझ में आ गया कि 7 लाख हम उतार देंगे पार्टनर्स के लिए, 7 लाख उतार दिया डेटर। क्या होती है एंट्री उतारने की, ट्रांसफर की एंट्री क्या हो रहा है, रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू डेटर्स। अब और उसे सेटल करने की एंट्री क्या होगी, डेटर से पैसा आ रहा है 4,20,000, तो एंट्री क्या होगी, जिसको मिल रहा है अमाउंट डेबिट, क्यों क्यों अमाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन डेबिट का आ रहा है, बैंक तो यहाँ आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है रियलाइजेशन तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,20,000 4,20,000 में कोई बोलो 4,20,000 क्यों, जितना उसने लिखा है उतना है। मतलब आप अपने हिसाब से अनुमान हाँ अनुमान कि 4,20,000 आया तो 4,20,000, 5,20,000 आया तो 5,20,000, 6,20,000 आया तो 6,000 मतलब नहीं, इस वाली ये सारे समझ आया। लोन एडवांस टू पार्टनर, अगर मान ले यहाँ पर लिखा हो कि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है 2 लाख, वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। डन। समझ आया। उसकी अलग ट्रीटमेंट। अब एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर तो होते हैं बट ऑटोमेटिकली सेटल। अभी मैंने बताया ना, अगर मैंने डेटर्स ट्रांसफर करा, मशीनरी ट्रांसफर करी और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम ऑटोमेटिकली सेटल करते हैं। मतलब कि हमने हमारे डेटर एज इट इज आ गई, हमारे मशीनरी जितने की थी एज इट इज उतने की बिक गई। मैंने लिखा है ना बुक वैल्यू, नैतिक गर्वित, मैंने लिखा है ना बुक वैल्यू कि अगर कोई टैंजिबल एसेट्स हमने ट्रांसफर कर रखे हैं तो हम ऑटोमेटिकली सेटल कर सकते हैं। बट कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो ट्रांसफर तो हो रहे हैं बट अपने आप सेटल नहीं होते। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, जो भी इंटैंजिबल एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ट्रांसफर होते हैं बट अपने आप सेटल नहीं होते। इसका लॉजिक मैं प्रीवियस क्लास में समझा चुकी हूँ। डन। समझ आया। ये सारे पॉइंट समझ आए। अब एक एक पॉइंट समझ आया गर्वित। अब वो कह रहे हैं ऐसे लायबिलिटी में, अब लायबिलिटी यहाँ वाली लायबिलिटी सारी ट्रांसफर यहाँ होगी। बेटा ये वाला कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो
जो टैंजिबल एसेट्स ट्रांसफर हो रखे हैं उसकी सेटलमेंट नहीं दे रखी। मतलब मैंने मशीनरी यहाँ पर ट्रांसफर कर दी 2 लाख की, मतलब जितने की 2 लाख की 2 लाख 2 लाख की 2 लाख में सेटल कर दूंगी, बेच दूंगी। क्वेश्चन में नहीं लिख रखा तूने बेची है, बट तू मान लेगा कि मैंने पूरी 2 लाख की बेच दी। समझ आया? ऐसे ही मान ले आपका क्रेडिटर था 3 लाख, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा, क्वेश्चन में कुछ, तूने ट्रांसफर करा 3 लाख तो तू यहाँ सेटल कर देगा अपने आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन बैंक डेबिट क्यों है? पार्टनर्स। अरे बाबा तू क्रेडिटर को पैसा दे रहा है 3 लाख, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। तूने क्रेडिटर को 3 लाख रुपया दिया है, क्वेश्चन में नहीं लिखा, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लायबिलिटीज अपने आप सेटल कर देते हैं। अब मैम जैसे आपने यहाँ बताया कि कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफर ही नहीं होते, ऐसे ये लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती रियलाइजेशन अकाउंट पे। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, जनरल रिजर्व एंड पीएल क्रेडिट, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और WCR का पूरा हमने चार्ट किया था, कब कितना ट्रांसफर होता है, कब कितना सेटल होता है, याद है? राइट, तो वही वाला प्रोसेस है। IFR ट्रांसफर होता है बट अपने आप उसका कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्पल दूं, यहाँ बैलेंस शीट थी, इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ये IFR यहाँ ट्रांसफर हुआ, इन्वेस्टमेंट यहाँ ट्रांसफर हुआ, इन्वेस्टमेंट यहाँ 2 लाख, IFR 20,000 ट्रांसफर हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की गई? 180, तो 180 की बेच दो, 220 की गई तो 220 की बेच दो, 2 लाख की गई तो 2 लाख की बेच दो, 4 लाख की गई तो 4 लाख की बेच दो, 1 लाख की गई तो 1 लाख की बेच दो। तुम्हें IFR से कोई भी मतलब, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा और ऑटोमेटिकली लॉस और प्रॉफिट बुक कर लेगा। जैसे डेटर में प्रोविजन का कोई रोल नहीं था, वैसे इन्वेस्टमेंट में IFR का कोई रोल नहीं है। इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं कर रहे। समझ आया? समझ आया? पक्का? फिर IFR ट्रांसफर होता है, अपने आप सेटल कर, कुछ नहीं करना। अब ये एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर भी होता है और अपने आप सेटल भी होता है। क्वेश्चन भाई, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में 2 लाख थे, तुमने ट्रांसफर कर दिए यहाँ पर 2 लाख, बंदों ने मांगे या न मांगे, तुम्हारा कर्तव्य बनता है एम्प्लॉयज को सारा 2 लाख दो, तो ट्रांसफर भी होता है और सेटल भी होता है। बट हम जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते थे तब हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को टच नहीं करते थे। वी नेवर टच एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, देन हम कभी भी टच नहीं करते थे, क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉयज कहते थे तुम प्लस हो माइनस हो, तुम चेंज इन PSR करो, मुझे मतलब क्या। लेकिन यहाँ पर तो मैं पूरी फर्म ही उड़ा रही हूँ, बंद कर रही हूँ, डिसॉल्व कर रही हूँ, तो भाई हमारा पैसा हमें दे के जाओ। डन? समझ आया? अब ये वाला सब पूछ रहे थे, if one asset is settled with one liability, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डेटर था, ठीक है, 1 लाख, एक डेटर था 1 लाख का, ठीक है रहते। यहाँ पर एक डेटर था 1 लाख का, मशीनरी थी 3 लाख, मेरे को ना आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी थी किसी की 2.5 लाख। डन? मैंने कहा, सैलरी वाले ने कहा तू मुझे ये मशीनरी दे दे। एक एसेट और एक लायबिलिटी क्या हो गई अपने आप सेटल। मैंने कहा ठीक है, तू ये मशीनरी जा और तेरा और मेरा हिसाब क्लियर। व्हेन वन एसेट इज सेटल्ड विद वन लायबिलिटी, क्या मैं एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन कर दूं? नहीं कर सकती ना। व्हेन वन एसेट इज सेटल्ड विद वन लायबिलिटी देयर इज नो एंट्री। अगर बोर्ड में ऐसा आता है और आप महान जैसे उसे छोड़ आते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। पार्ट सी है तो पार्ट सी लिखो, लिखो नो एंट्री एज वन एसेट इज सेटल्ड विद वन लायबिलिटी। उस नंबर के उस बात के एक नंबर मिलेगा। बताया तो, मेरी मशीनरी उतरी यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला था 2 लाख। क्वेश्चन में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला मशीन ले गया, इनको फुल सेटलमेंट। समझ आया? आउट जिसकी पैसे दे रहे थे, हाँ, सैलरी दे दी, वो मशीन उठा के ले गया। तो एक एसेट एक लायबिलिटी को सेटल कर रहा है ना, तो कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन नहीं कर सकते।
समझ आया? ये पूरा चीज समझ आई? पेन डाउन कर ली? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक एक्सपेंसेस। जल्दी लिखो। गो। एक्सपेंसेस। एक बात बताओ यार, हम इतनी बड़ी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या खर्चा पानी नहीं होगा? खर्चा पानी भी तो होगा ना। तो अब क्वेश्चन आता है, वो खर्चा पानी कौन बियर कर रहा है? वो खर्चा पानी कौन बियर कर रहा है? क्या वो खर्चा फर्म उठा रही है या वो खर्चा पार्टनर उठा रहा है? मैं मतलब मान लो पार्टनर है ए बी सी, 3 पार्टनर, डन। और उनकी फर्म है ए बी सी। फर्म कहती है, फर्म कौन है? तीनों है ना। तीनों कहते हैं यार बहुत झमेला है, कम से कम 2 महीने लगेंगे इसको सुलटाने में, मशीनरी बेचने में, ये आओ वो आओ। ऐसा कर, मैं सी कहता है मैं तो बिजी हूँ, बी कहता है मैं कर लूँगा, ए कहता है मैं भी बिजी हूँ। ए और सी डिसाइड करते हैं बी तू कर ले, तू इसके नाम का ना हमसे 50, फर्म तेरे को 50,000 रुपये देगी। फर्म तेरे को 50,000 रुपये रेम्यूनरेशन देगी, तू कर ले। खर्चा भी तेरा, सैलरी भी तेरी, सब कुछ तेरा मिला के 50,000 देंगे। और एक एंगल के फर्म खुद ही करे और खुद ही पे करे। समझ आ रहा है खर्चा? अगर हम फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो फर्म डिसॉल्व करने का खर्चा लगता है। अब क्वेश्चन है कि कौन बॉर्न कर रहा है, उसे ओट कौन रहा है? ठीक है, अगर फर्म कह रही है कि मैं ही बियर करूंगी और पे फर्म ने करा, बियर किसको करना था? पे किसने करा? तो क्या एंट्री होगी? बैंक बढ़ेगा घटेगा? और पैसा कहाँ डलेगा? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, यही होगा मैम। जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा, सब कुछ करता धरता कौन है? करता धरता कौन है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैम रियलाइजेशन में हम बैंक में लिख देंगे 10,000। हेलो, क्या हो रहा है? रियलाइजेशन डेबिट कर देंगे बैंक से, बैंक से कर देंगे। बैंक मेरा घट गया, फर्म ने अपनी पॉकेट से 10,000 रुपए दे दिए, तो एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतनी बात समझ आई? दिस इज केस 1। नाउ केस 2। बियर किसको करना था? बट पे किसने करा? ऐसा भी तो हो सकता है। मान ले हाँ सेकंड केस है, ये सेकंड केस है। बियर किसको करना था? फर्म को, बट पे बेटा इसी के नीचे लिखूंगी। डन। अब क्वेश्चन, फर्म मैं हूँ, ये पार्टनर है ए बी सी, कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं करना। खर्चा हुआ, मैंने अपनी जेब से निकाले और 10,000 दे दिए, तो ये हो गया। अब मैं खड़ी हूँ, दूसरा केस। खर्चा होना 10,000 रुपये, जो आया है माल उठाने वाला उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, कोई कमीशन है, कुछ भी है वो देंगे। अब फर्म के गले में पैसे, फर्म को गले में पैसे हैं बट ताला लगा हुआ है, व्हाटसोएवर फर्म पैसा नहीं दे सकती। तो बी ने कहा मैं दे देता हूँ, बी ने कहा, बी ने दे दिया। देना किसको चाहिए था? दे कौन रहा है? अब मैं बी बन जाती हूँ। बी बख्शेगा फर्म को, बी बख्शेगा। बी क्या कहेगा फर्म को? मेरा पैसा, मैं कहूँगी ठीक है तो अपनी कैपिटल पे ऐड कर ले, दे दूंगी 10,000 रुपये। समझ आया? रियलाइजेशन में अपना खर्चा बुक कर लूँ, 10,000 खर्चा बुक कर लूँ। क्या? बीज कैपिटल अकाउंट। लेट मी कंप्लीट, आई विल क्लियर ऑल डाउट्स ऑफ योर्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। फ्लो एक बार चलो, दोबारा समझाऊं। बियर किसको करना था? पे किसने करा? बी ने। एक देख थोड़ा रहा है, वहाँ लिखवा रहा है, मैं करवा यहाँ रही। अरे भाई मैं ये करा रही थी, रिकॉर्डिंग में देखियो। मैंने कहा
बियर किसको करना है? फर्म को। तूने कहा पे किसको करना है? पार्टनर को। अरे मैं ये केस करा रही हूँ। बियर किसको करना है? पे किसने करा? फर्म का बैंक घट गया, रियलाइजेशन में डल गया। अब फर्म का बियर किसको करना था? बट पे किसने कर दिया? अब मैं कहूंगी यार रियलाइजेशन में तो डलेगा, तभी करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। रियलाइजेशन को तो 10,000 से डेबिट कर दूंगी, तो क्या मैं टू बैंक करूं? नहीं, तो मैं क्या लिखूंगी? टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। ये तू चिंता मत कर, तू ले ली। ये समझ आया? अब हम दूसरा एंगल करते हैं। बियर किसको करना था? और पार्टनर ने ही क्या करा? पे कर दिया। कर दिया तो कर दिया, नो एंट्री। रिपीट। मैंने जब वो वाला एग्जांपल दिया था तो मैंने कहा था ठीक है हम बी को क्या देंगे? 50,000 रेम्यूनरेशन देंगे। क्या देंगे? रेम्यूनरेशन देंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या है? भाई तेरी मेहनत और तू चाहे कितना भी खर्चा कर, हम सब मिला के तेरे को कितना दे रहे हैं? 50,000। तो जब 50,000 दिए होंगे तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर 2 बीस। तो यहाँ पर भी है ना, ये मान ले 2 बीस 50,000। अब क्वेश्चन में लिखा है कि उसके एक्सपेंस तो 60,000 हो गए, उसने 60,000 पे करे। करे तो करे, मैं कोई एंट्री करूंगी? क्योंकि मैंने तो उसको सारा ठेका दे दिया ना कि तेरा है। अगर बियर किसको करने थे? पार्टनर को। खर्चा बियर किसको करना था? और बियर किसने करा? तो फर्म कोई एंट्री, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? और हाँ, जैसे 50,000 का खर्चा उसको दे दिया आपने कि भाई तू खर्चा कर, या तो उसका 30 का आ गया, या तो उसका 70 का आ गया, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म उसमें कुछ नहीं करेगी। ये तो गलत सिस्टम है। क्यों गलत सिस्टम क्यों है? एस्टिमेट करा, ए बी सी ने एस्टिमेट करा ना, तेरे पास टाइम है ना, तेरे पास टाइम है। टाइम की भी तो वैल्यू होती होगी या नहीं होती होगी? भी टाइम दे रहा है, भी डेली शटर खुला के दिखा रहे हैं कि देखो ये मशीनरी खरीदनी है, मुंडी हिला ला के सारे जा रहे हैं। उसने तो 20 बार शटर खोल के 20 बार मशीनरी दिखाई है। ऑप्शन का कोई केस है इसमें? कोई भी हो, मैं तुम्हें एंगल समझा रही हूँ। खर्चा लगेगा ना, खर्चा लगेगा ना। मेरे को एक प्रॉपर्टी बेचनी है, उस प्रॉपर्टी का मुझे प्रॉपर्टी डीलर से मैं रेट मांगने चली जाऊंगी, वो दे देगा? देखा मैं समाज सेवा करने, वो रेट के भी पैसे लेता है। पहले मैंने अपने अभी जस्ट इंटीरियर डिजाइनर बुलाया था ऑनलाइन, उसने सिर्फ आने के, विजिट करने के, क्या पैसे नहीं लिए सर्विस के? अरे जब भी तुम कुछ करवाओगे 2,000 सिर्फ बताने के, एस्टिमेट करने के कि मैं तुम्हारे घर का कितना पैसा लूँगा, उसको बताने के भी उसने 2,000। हाँ, तो ऐसे हवा में कभी भी कोई चीज़ें नहीं होती, खर्चा पानी तो होता है। समझ आया? इसकी एंगल समझ आया? अच्छा, इस 50,000 में डील हो गई थी कि तू करेगा। बियर किसको करना था? उस वक्त पार्टनर था ही नहीं, या पार्टनर के पास पैसे थे ही नहीं, तो डील तो हम पूरी करेंगे ना। तो उस वक्त किसने बियर करा? पे किसने करा? फर्म अगर पे करे तो फर्म का बैंक घट गया, घटा ना? फर्म का बैंक घटा, क्या मैं रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक कर दूं? मैम आप रियलाइजेशन डेबिट क्यों करोगे? आप तो रियलाइजेशन पहले 50,000 जब दिए थे तब डेबिट कर चुके। ये खर्चा किसका था? बियर आपने करा ना, उसकी कैपिटल घटा दो, राइट? तो मैं एंट्री क्या, अगर फर्म ने पे कर दिया तो मैं एंट्री करूंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। मैं यहाँ पे रियलाइजेशन में नहीं डालूंगी, मैं यहाँ पर रियलाइजेशन में नहीं डालूंगी। समझ आया? समझ आया? ये 4 ही केस है कि कौन बियर कर रहा है और कौन पे कर रहा है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन बियर कौन करना होता है? फर्म। समझ आया? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो बियर कौन करता है? फर्म। पेन डाउन दिस क्वेश्चन, पेन डाउन दिस क्वेश्चन एंड वी विल गोइंग टू डू illustration जो सिर्फ एक्सपेंसेस की है, दैट इज illustration 7। realization expenses were 10,000, realization expenses of 5,000 were paid by Taran, a partner। Fast, pen down करो, then we will going to do the questions।